नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का दर्शन व प्रस्तावना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के आधार पर पूरा डिटेल में कवर करेंगे और आप लोग को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग को समझना है कि इसमें हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको भी समझना है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग देखोगे तो ये कवर कंप्लीट होने वाला है। आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके प्रीएम्बल को। और ये प्रीएम्बल देखोगे तो ये प्रीएम्बल को ही अगर आप लोग रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से बनने का चांसेस रहता है इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखते हैं। पहले ये इंग्लिश में भी दे दिया हूं यहां पर और ये हिंदी में ही आप लोग को मिल जाएगा, तो ये याद कर लो सीधा सीधा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल, उद्देशिका बोलते हैं, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। तो याद करो पहले इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ओके, तो इसको पूरा आप लोग इंग्लिश वाले याद कर लेना। साथ ही साथ देखोगे उद्देशिका को, तो उद्देशिका को हिंदी वाले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष मत कर देना, पंथ निरपेक्ष उसका मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये आपको रटा रटाया होना चाहिए, बात समझ रहे हो? रटा रटाया होना चाहिए आपका। प्रस्तावना अगर रट लेते हो तो यकीन मानो यहाँ इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ अदर फैक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग डील कर लेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से, तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में सीजी व्यापम का क्वेश्चन है, किस हिंदी वर्ष विक्रमी संवत का उल्लेख कर दिया है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। इन विच हिंदी ईयर विक्रमी संवत डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं इसका आंसर होगा सॉरी 2006 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी लिखा है स्पष्ट। इसको अभी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझिए, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हिंदी में आप देखो, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संवत 2006 विक्रमी 2006
छह विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इसको रट लेते हो, इसको याद कर लेते हो, जैसे कि जनगण मन याद कर लेते हो आप लोग, अब कुछ कुछ चीज को और याद कर लेते हो, उस तरीके से संविधान के उद्देशिका को आपको याद करके रखना है, प्रेम्बल को याद करके रखना है। तो याद कर लो भाई, और इसका आंसर हो जाएगा 2006 याद रहेगा। तो देखिए सीधा सीधा प्रियम्बल से उठाया गया क्वेश्चन है, प्रियम्बल से सीधा उठा करके इसमें डाल दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो प्रियम्बल से सीधा सीधा उठाया गया है। आप लोग को समझना है यहाँ पर भारतीय संविधान के आमुख मतलब प्रियम्बल को ही बोलते हैं, उसी को उद्देशिका बोलते हैं, उसी को आपका प्रस्तावना भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ये पूछा है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत वाज द वर्ड सेकुलर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर वर्ड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत प्रियम्बल में जोड़ा गया है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन है, इसको समझना है। प्रियम्बल में देखोगे तो तीन चीज है, अखंडता आपका सेकुलर वाला, ठीक, पंथ निरपेक्ष, और एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया, याद कर लेना। और इसमें बहुत सारे चीज जोड़े गए, इस कारण इस अमेंडमेंट को लघु संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। बहुत सारे अमेंड आपका एक्ट जोड़े गए और हटाए गए, जिसके वजह से यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र को सब में आपका प्रमुख बना दिया गया, एक प्रकार से थोड़ा सा तानाशाही रूप भेल ले लिया, कुछ कुछ ऐसे अधिकार जोड़ दिए गए, कुछ कुछ ऐसे अधिकार को हटा दिए गए। इस कारण इस संविधान संशोधन का सुधार भी फिर से किया गया, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में सुधार किया गया। याद कर लेना, 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 44 अमेंडमेंट आपका याद रख लेना, ठीक। ये इसमें इसका कुछ कुछ चीज को सुधार किया गया, इसको याद कर लेना है। तो 42वां और 44वां को आपको विशेष तरीके से याद रख लेना। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका और विश्लेषण को डिटेल में। तो देखोगे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आविर्भाव देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। संविधान जब निर्माण हो रहा था उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। अब संविधान सभा में हमारा संविधान का स्वरूप कैसे होगा, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। याद रख लेना कब प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये उद्देशिका कब पास हुआ, पारित हुआ संविधान सभा में, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था, पारित हुआ था। याद कर लेना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये उद्देशिका का आविर्भाव किया, उसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 में, और ये पास हो गया 22 जनवरी 1947 में। याद रख लेना, हमारी जो संविधान में जो प्रियम्बल है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन इस लेकिन शब्द को समझना है, हमारे प्रियम्बल का जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और संविधान के प्रियम्बल लिया गया है अमेरिका से, प्रियम्बल अमेरिका से। लेकिन आप देखोगे प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ 76 में 1976 में, और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द जोड़े गए, इसको याद कर लेना। और इसमें पूछा है आपको
सेक्युलर शब्द को सेक्युलर पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आपको 42वां लेना है। समझ में आया सर? तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप यकीन मान लो। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख लो और अपना काम खत्म कर लो। समझ में आया? तो आपको याद रखना है, उद्देशिका का आविर्भाव किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया सर। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। हम जो प्रस्तावना है वो कौन से देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना पर अमेंडमेंट हुआ कौन सा अमेंडमेंट था? 42 अमेंडमेंट, और जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रस्तावना से ही है। अगर आप प्रिएम्बल को रट लेते हो तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये 2025 में पूछा गया, लेटेस्ट है, अभी ट्रेंड में चल रहा है। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा भी मत समझ लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई से न कोई से एग्जाम में आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि आने वाला है। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें ए के 1-2, सी 1, बी 1-3 और डी 4। तो इसका आंसर देख लो, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सीधा सीधा अगर इसमें आप त्रुटि निकालोगे तो ये भी तो है सर, ये भी तो है, ये नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा आंसर कौन बन रहा है इसमें? तो देखो, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, तीनों है। लेकिन इस लाइन में देखोगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो प्रिएम्बल में लिखा हुआ है उसको हूबहू यहां पर लिखा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसमें सामाजिक न्याय अलग से, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय, ऐसा नहीं लिखा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हूबहू लिखा गया है, देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, और ये डी में दिया गया है, तो इसका डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसके प्रिएम्बल को देख लेते हैं, तो देखोगे तो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। देखिए ये लाइन देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सेम हूबहू है, तो इसको अलग अलग से सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय नहीं मानना है। उसका सबसे बेहतरीन को आंसर होने वाला है उसका चौथा नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें देख लो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहां पर भी आप देख लेते हो। तो ये देखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस किसका? सोशल का, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक लाइन में लिखा गया है। तो इसका आंसर बन जाएगा सर, इसका आंसर कौन सा बनेगा सर? देख लो आप लोग, क्लियर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस इन आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आपको जानना है। तो इसमें आप लोग ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, नहीं, इन सब को हम लोग नहीं लेंगे। इसके जगह में एक ही लाइन में जो हूबहू लिखा हुआ है उसको लेंगे। तो आंसर हो जाएगा केवल 4। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी भावना को, जो मैं बताना चाह रहा हूं, और स्पष्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रिएम्बल से। तो प्रिएम्बल से कैसे क्वेश्चन बनता है, जितने भी अभी 3 क्वेश्चन के, तीनों क्वेश्चन पे प्रिएम्बल से हूबहू लाया हूं, तो आपको समझना है। ठीक है, आप समझते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में सम्मिलित नहीं था, कब जोड़ा गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। यही तो पूछ रहा है जी। 75 तक नहीं था, 76 में जोड़ा गया, 76 में जोड़ा गया, है ना? यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझना है। तो इसमें क्या जोड़ा गया था, तो तीन चीज जोड़े गए थे इसमें। ये 76 में तीन चीज जोड़े गए थे, आपको बता चुका हूं। तीन चीज जोड़े गए थे ना जी, तीन चीज। एक तो समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, अभी बताया हूं तो ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़े गए थे, अखंडता, अखंडता शब्द, अखंडता शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, देखो इसमें कौन सा है, बंधुता तो नहीं है, संप्रभु नहीं है, समानता नहीं है, तो जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता। आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा सर, तो डी इज द राइट आंसर। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर में आप देखते हो तो अखंडता जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब भी देखे हैं तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए ये 42वां, और इसको बता चुका हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, इनमें से कौन सी, इनमें से कौन हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंश नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन सा हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो संघवाद बिल्कुल नहीं है, यही आंसर होगा। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता उसी को बोलते हैं, तो ये तो है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये है, समाजवाद ये है, तो ये तीनों हैं, लेकिन संघवाद नहीं है सर। तो इसमें संघवाद को आप आंसर लोगे क्योंकि उसी को पूछ रहा है, संघवाद नहीं है। कौन सा अंश नहीं है, ये देखिए सीजी व्यापम अन्वेषक अधीक्षक 2013 का क्वेश्चन है। आप प्रियम्बल से कैसे क्वेश्चन बनता है आप समझ आ रहा होगा, और प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको फिर से मैं एक बार कहूंगा, एक बार प्रियम्बल को अच्छे से याद कर लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आपको प्रियम्बल को याद करना है सबसे पहले। तो आप संविधान पढ़ते हो और अगर कहीं पर भी किसी भी समय आप प्रियम्बल बोल नहीं पाते हो तो आपको यहाँ क्या मैं बोलूँ, संविधान कितनों भी जानकारी रखो लेकिन प्रियम्बल याद नहीं रहेगा तो मैं नहीं मानूंगा कि आप संविधान याद कर मतलब संविधान अच्छे से जानते हो। तो इसको समझ लो, ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। प्रस्तावना के मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द प्रियम्बल में देखोगे तो संविधान के स्रोत कहाँ से आते हैं सर, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग मतलब जनता, जनता से संविधान है, जनता से संविधान है, जनता, जनता है ना। तो हमारा संविधान का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है जनता। और वो जनता किसको, क्या जनता को दिखाता है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग, जनता ही बनाए हैं उस प्रियम्बल को, याद रख लेना, जनता ही उसको संचालित किया। राज्य का स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वयं की प्रभुता होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं संप्रभु। स्वयं की प्रभुता होनी चाहिए, किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। समाजवादी होना चाहिए, समाजवाद को, सोशलिस्ट को यहाँ पर लिए हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये देख लो, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, यहाँ जनता चुनता है सरकार को कि कौन सा सरकार हमें संचालित करेगा, उसके लिए जनता ही चुनती है। तो लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों का तंत्र है, लोगों का सिस्टम है, तो लोकतंत्र बोलते हैं। और ये एक प्रकार से गणतंत्र है, गणराज्य है। ओके, संविधान का उद्देश्य क्या है, लोगों को सामाजिक न्याय देना, लोगों को आर्थिक न्याय देना, लोगों को राजनैतिक न्याय देना, मतलब न्याय, जस्टिस जरूरी है। और लोगों को किस प्रकार की सामाजिक, आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस तीनों मिलना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए, सभी लोगों में समानता की भाव होनी चाहिए।
व्यक्ति की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए, और बंधुता को भी, भाईचारे को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। ये सब उद्देश्य वाले शब्दों में आ जाएगा। ये हमारा स्वरूप कैसा रहेगा राज्य का, और हमारे सोर्स क्या हैं हमारे संविधान के, ये तीनों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो इसमें देखिए कहीं पर भी संघवाद का उल्लेख है क्या? संघवाद का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसका कौन सा हमारे प्रीएम्बल में शामिल नहीं है? संघवाद। मजा आ रहा है ना जी? तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल पाओगे। ये टॉपिक पूरा कवर नहीं हो जाएगा तो आप बोल देना मेरे को। ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉपिक का कुछ भी चीज़ बच गया बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पूरा इस वीडियो को फॉलो कर लो, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक आध बुक आप प्रिफर करते हो, एथेंटिक बुक, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं भी करते और ये वीडियो भी देख लेते हो, डेली आता है एक वीडियो, तो 1 घंटे आप समय दे देते हो तो आपका पॉलिटी ऐसे ही तैयार हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो देखते रहना है। बात समझ रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो who among the following called the preamble of the Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? बात समझ रहे हो? जवाहरलाल नेहरू आपका कौन सा हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल, आपका BR अम्बेडकर, और आपका ये के मुंशी। तो देखिए CGPSC प्रीलिम्स 2014 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आंसर बनेगा हमारा जो गणतंत्र, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली बोला जाए तो ये किसने कहा था? के मुंशी ने। तो आइए सब लोगों ने क्या क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। के मुंशी जी ने तो जन्म कुंडली के बारे में बता दिया, लेकिन इन लोगों ने भी कुछ कुछ बोला है, तो इसको समझते हैं भाई। तो प्रस्तावना से संबंधित बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष जो हुए उस समय के, बड़े राजनेता हुए, उन लोगों का क्या कथन था, स्टेटमेंट क्या था, उसी को हम लोग को यहाँ पर देखना है। चलिए पहले देख लेते हैं के मुंशी जी ने। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली कहा है ना, गणतंत्रात्मक, आपका संप्रभुता और राजनीतिक जन्म कुंडली, जन्म पत्री कहा, इसी को पूछा गया है, इसको आंसर ले लिए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका में समाहित की। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद कर लेना, आत्मा किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रीएम्बल को। संविधान निर्माण उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। ओके, उद्देशिका जो हमारा है, प्रीएम्बल है, वो संविधान निर्माता के विचार को जानने की कुंजी है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उस समय के, उनके विचार को प्रकट करने की कुंजी कौन है, उसका गाइड कौन है? आपका ये प्रीएम्बल है। हमारे संविधान निर्माता के विचार में उस समय क्या चल रहा था, ये प्रीएम्बल स्पष्ट रूप से साबित करता है। उसी को बोला संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। याद कर लेना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसने बोला? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बोला ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ये याद रख लेना, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला गोलकनाथ मामले में बोलते हैं, जब ये न्यायमूर्ति थे तो गोलकनाथ मामला 1967, उसमें बोला उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा। संविधान की मूल आत्मा किसने बोला? हिदायतुल्ला जी ने बोला। कब? 1967 में। और आप लोग याद कर लेना, N.A. पालकीवाला, ये देखोगे तो प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ थे ये पालकीवाला, याद रख लेना N.A. पालकीवाला। और प्रस्तावना के
को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? तो पालकी वाला ने। एक बार रिवाइज करेंगे इसको हम लोग। तो के मुंशी ने क्या बोला? इसको जन्मपत्री कहा। जन्मपत्री किसका? राजनीतिक, आपका संप्रभुता और गणतंत्र की जन्मपत्री, याद रख लेना। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? तो आपका आत्मा बोला, उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोला। उद्देशिका संविधान के निर्माताओं के विचारों की जन्म कुंडली है, ये भी बताया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? तो संविधान को बोला, ये पूरे संविधान को, प्रेमबल को आपको देखोगे तो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बोला। और हिदायतुल्लाह ने क्या बोला? तो हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा कहा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा। संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू, मूल आत्मा हिदायतुल्लाह ने, और पालकी वाला ने इस प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र बताया। तो समझना है, आप लोग को किसी का भी पूछ सकता है, जैसे कि के एम मुंशी का पूछ दिया, अभी परिचय पत्र के रूप में किसने बताया था पूछ दे, तो आपको याद रखना है पालकी वाला, N.A. पालकी वाला। हिदायतुल्लाह ने मूल आत्मा बोला, संविधान की मूल आत्मा। आत्मा किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? तो इसको सामाजिक क्रांति या सामाजिक संघर्ष, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बताया। तो क्लियर हो रहा है ना? पूरा क्लियर हो रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है? और पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कुछ और पढ़ने की क्या जरूरत है। इसी पीडीएफ को आप पढ़ लेते हो 2-3 बार, हो गया आपका तैयारी। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, समझना है, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है। गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है। तो इसका आंसर ये 6 वाला तो काट दो। गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम गणतंत्र हैं, ये तो गलत है। तो जहां जहां पर ये 6 दिख रहा है, ये 6 वाला स्टेटमेंट, इसको काट दो। तो ये तो गलत हो गया, ए वाला। इसमें ये है 6 वाला, और कहां पर है? नहीं है, तो ए तो गलत हो गया। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, पहला, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मतलब ये भी गलत है, एक वाला भी गलत है। तो एक जहां जहां है उसको भी काट दो। 26 जनवरी को मनाएंगे, इसका मतलब वो गणतंत्र है क्या? इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, एक भी गलत हो जाएगा। एक किस में है? एक तो है ही नहीं, एक तो और किसी में नहीं है, तो इसी में है, ये तो गलत कर दिए हैं। इसके बाद 2 देख लेते हैं, भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गणतंत्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो 2 वाला गलत कर लो, तो 2 वाला भी गलत कर लो। तो ये आपका आंसर ले लेना है इसमें 3, 4, 5। विभिन्न पद निर्वाचन से भरे जाते हैं, इसका मतलब गणतंत्र है। संसदीय व्यवस्था है, मतलब गणतंत्र है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, मतलब गणतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। याद रहेगा, ये हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 6वां नंबर का क्वेश्चन, ये 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ क्या? एक मिनट 1 2 3 4 नंबर लिख दूंगा यार अगले में, 5 6, 7वां नंबर का है, 7वां नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट ना, एक मिनट, मैं इसको बोला कि ये संसदीय, सॉरी, एक मिनट ना, इसका आंसर लेना है आपको। ये संसदीय व्यवस्था नहीं आएगा, संसदीय व्यवस्था नहीं आएगा। एक तो गलत है, ये भी गलत है,
संसदीय, ये भी गलत होगा, चौथा गलत होगा, थोड़ा सा देखना है इसको, चौथा गलत होगा, चौथा गलत होगा, ये चौथा गलत होगा। इसके संसदीय व्यवस्था इसका गणतंत्र के बारे में बात नहीं करता, तो ये गलत होगा, चौथा गलत होगा। तो चौथा गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये तो गलत ही है। तो इसका आंसर सी लेना है, सी लेना है। ओके, सी लेना है आप लोग को, एक बार इसमें सुधार कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, क्योंकि संसदीय व्यवस्था नहीं तय करता कि यहाँ गणतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा। बात समझ रहे हो? संसदीय व्यवस्था ये तय नहीं करता कि यहाँ गणतंत्र होगा कि यहाँ राजतंत्र होगा। तो इस कारण ये संसदीय व्यवस्था गलत होगा, थोड़ा सा त्रुटि हुआ था, इसको आप लोग को ले लेना है। ठीक, चलिए, यहाँ पर बोर्ड चमकते रहता है तो हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा सही नहीं है, ये आपको जानना है। ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है, और आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के लिए देखोगे तो 8वें नंबर का क्वेश्चन में इसका आंसर बनता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल सही है ये, ठीक नहीं है पूछा है ना, नॉट ट्रू, तो सही नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये तो सही हो गया जी, ये सही हो गया। सब धर्मों का समान आदर होना चाहिए, सब धर्मों का समान आदर होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। इसी कारण यहाँ पर धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जिसके वजह से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। तो ये आप लोग को समझना है, आपको जिम्मेदार नागरिक बनना है, शिक्षित नागरिक बनना है, और हमारी संविधान ही ये बोलती है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो आप दूसरे धर्म, जो भी आप धर्म के हो, बढ़िया चीज़ है, आप अपने धर्म के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति हेट की भावना है ना, आपका हीन भावना मत रखो। यही सामाजिक कट्टरता को बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है। तो आपको भारत में अमन शांति ये बनाए रखना है, तो आपको सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एक अच्छे नागरिक, एक सच्चे नागरिक और अच्छे नागरिक की पहचान देते हुए सब धर्मों का समान आदर करना चाहिए। ये आपके लिए विशेष आग्रह है हमसे, हम ठीक है। सी देखोगे, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। तो निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का आप देखोगे तो यहाँ पर उल्लेख है, प्रियम्बल में सेकुलरिज्म का उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है, तो ये गलत हो जाता है, इसका प्रियम्बल में कोई उल्लेख नहीं है। और ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी अलग ही चीज है, तो ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा। बाकी तीनों सही है। तो इसमें आप लोग को ये देखिए, सीजी व्यापम असिस्टेंट मैनेजर 2013 के एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता सेकुलर, इसका उल्लेख है कि नहीं? समाजवादी आपका उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष है, आपका अखंडता है, ये सब का उल्लेख है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, समझना है बात को। ये 9वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाता है, 9वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। तो देखो, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म मीन्स उसी से संबंधित है, धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है। अधार्मिकता सही कौन सा है, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, तो ये होगा राज्य का धर्म। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हमारे भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है मान सकता है, लेकिन सबको सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है। ये क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, तो राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, यही हमारा क्या है, सही आंसर है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाना है, देखिए ये प्रस्तावना दिया गया है, प्रस्तावना में जो शब्द यूज हुए हैं उसी को निम्नांकित क्रम से ऐसे करके जो आया है प्रियम्बल में पहले से, उसी क्रम में, प्रियम्बल में जो आया है उसी क्रम में इसको
क्या करना है, सजाना है, जमाना है। तो देख लेते हैं भाई, देखिए इसको याद कर रहोगे प्रियम्बल को तो अपने आप जम जाएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता, विचार के बाद देखोगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पहले आ जाएगा, दूसरे नंबर में ये आ जाएगा। फिर आप देखते हो विश्वास की स्वतंत्रता, फिर आप देखते हो तो धर्म की स्वतंत्रता, और उपासना लास्ट में है, उपासना लास्ट में है। बात समझ आ रही है, उपासना लास्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो विचार, फिर अभिव्यक्ति, ए के बाद ई, ए के बाद ई, बी सी डी हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल से आपको समझ में आएगा, प्रियम्बल से समझ आएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना आया। इसी को याद करना है। यहां से देखो, यहां से है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, वही चीज है। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस कैसे पूछ दिया। इसी तरीके से यहाँ भी सीक्वेंस पूछ देगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इसे ऊपर नीचे कर देगा और इसको जमाइए बोलेगा, इसको ऊपर नीचे, या इसको दे देगा 1 नंबर में इसको दे देगा, स्टेटमेंट बना देगा, 1 नंबर स्टेटमेंट, 3 नंबर स्टेटमेंट, ये 2 नंबर स्टेटमेंट और ये 4 नंबर स्टेटमेंट। अब बताइए बोलेगा ऑप्शन में ए में रहेगा, बी में रहेगा, सी में रहेगा, डी में रहेगा, ए बी सी डी में, है ना, ए बी सी डी में। तो पूछ देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 1 2 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1। अब बताइए इसका आंसर बोलेगा तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 3 1 2 4। इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा। तो आप लोग को कैसे तैयारी करना है आप लोग को समझ आ रहा होगा, और प्रियम्बल को पढ़ते हो तो कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है ये भी समझ आ रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बताइए। एकदम मजेदार आपको समझ में रखना है और इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को आप पढ़ के जाते नहीं हो। सीधा संविधान पढ़ना है तो भाग 5 को पढ़ लेते हो, भाग 6 को पढ़ लेते हो, 5 और 6 को पढ़ लेते हो और चले जाते हो। 5 और 6 यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से 2 से 3 आता है, ये 100% है, व्यापम में भी। लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो होता है ये ऐसे अननोन टाइप से टॉपिक होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है, फिर उसी को फंस जाते हो। जबकि सरल है ये, इसके कंपेयर में कई गुना सरल है, लेकिन आप इसको पढ़ते नहीं हो। तो आपको समझना है कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए। इसका आंसर क्या था आप लोग को ये जानना है, तो इसका आंसर ये देख लो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये आंसर था। ठीक, ये आया हुआ क्वेश्चन देखिए, व्यापम टेट 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले क्लियर करा रहे हैं आप लोग का बेस, है ना, बेस क्लियर करा रहे हैं। तो आप लोग ये चीज समझ के चलो। ये नंबर आपका रहा, देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत। तो सभी शक्ति का मुख्य स्रोत जनता ही है।
जनता ही है। इसका आंसर आपको क्या लेना है, जनता लेना है। ठीक है, इसका आंसर क्या लेना है, जनता लेना है आपको। ठीक। बी, प्रस्तावना से 4 तथ्य स्पष्ट होते हैं। सत्ता का स्रोत जनता, शासन का प्रकार संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, शासन के लक्ष्य समाजवाद पंथ निरपेक्ष, अखंडता, स्वीकृति और क्रियान्वयन की तिथि 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसमें 4 चीज लागू हुए थे। आंशिक रूप से लागू, इसमें 4 चीज लागू हुए थे। मैं पढ़ा चुका हूं कौन कौन सा चीज लागू हुआ है ना, ये आपको जानना है। ठीक है, इसी कारण इसको विधि दिवस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो शासन सत्ता का स्रोत जनता के हाथ में है। ये चारों चीज याद कर लो। शासन का प्रकार संसदीय, लक्ष्य समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये सब आ जाएगा। और स्वीकृति तिथि देखो लो आप 26 नवंबर 1949। मजेदार है कि नहीं, एकदम क्लियर। तो जितने भी हम लोग डील करना चाहिए वो सब डील कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, डील करना है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है, हु इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, इसको याद कर लेना, ये आपको जानना है। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। 12 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक, आया हुआ है पीएससी में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। कौन सा सेक्युलर स्टेट के रूप में डिस्क्राइब करता है, तो सेक्युलर स्टेट के रूप में प्रस्तावना डिस्क्राइब करता है। प्रियम्बल में स्पष्ट उल्लेख है सेक्युलर का, सेक्युलर का आपका पंथ निरपेक्षता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रियम्बल करता है, न कि मौलिक अधिकार, न कि 9वीं अनुसूची। 9 शेड्यूल के बारे में आप लोग को याद होगा, 9 शेड्यूल 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ा गया था, और 9 शेड्यूल है भूमि सुधार, और बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से भूमि सुधार आप याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट आप देखोगे तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब, 1951 में, 1951 में, याद रख लेना। और इसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रख लेना। 10, 11, 12 ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आप देखोगे तो पार्ट 4 में है ना, 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51, ये प्रस्तावना इसका आंसर होगा। ये आप लोग को जानना है, कोई दिक्कत। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि गणराज्य वहां पर गणतंत्र पूछा गया था, यहाँ पर गणराज्य पूछा जा रहा है, यहाँ पर गणराज्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है इस कारण, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ संसदीय प्रणाली, देखो संसदीय प्रणाली, इसी के कारण वहां पर थोड़ा सा त्रुटि हो गया था। संसदीय प्रणाली तो बिल्कुल नहीं लेना है। वंशानुगत नहीं है तो सही हो जाता है, उसी से रिलेटेड है। निर्वाचन होता है, सही हो जाता है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो आपका ये भी सही हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये CDE आंसर सही है, CDE। क्योंकि ये बी वाला तो जहां जहां है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, और एक काट लो। ठीक, तो ये आपको जानना है। ठीक है,
ये आपको जानना है। इसके अकॉर्डिंग इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन इससे देखो सी तो सबसे बेहतरीन है, वंशानुगत नहीं है। सी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एक बार इंपॉर्टेंट नहीं है तो पर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर सी लिया गया है, तो सी लेना है। चलिए ये आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो है ना। उद्देशिका को संविधान का भाग कहा किस वाद में, ठीक है, किस वाद में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, याद कर लो। तो इसमें आप देखोगे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली गलत है, बनारसी दास स्टेट गलत है, बोमई यूनियन ये सही है बोमई, और मलक सिंह ये गलत है। तो बोमई यूनियन आपका बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये गलत है। अब देख लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या किस किस वाद में क्या क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा, तो समझते हैं। प्रस्तावना से संबंधित तीन आपको याद रख लेना है, तीन केस को, तीन मामले को। एक होता है बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में ये बेरूबारी यूनियन केस आया था। बेरूबारी यूनियन केस ने बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता बोला। कब? 1960 में। 1960 में बेरूबारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, उनके विचारों की जानने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये उनके विचार हैं, विचार को प्रकट करता है, संविधान का भाग नहीं है, इसलिए यह कानून अदालत में लागू करने योग्य नहीं है बोला गया। बेरूबारी में इसको साफ मना कर दिया संविधान का पार्ट होने से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आता है 1973 में, और इस मामले में पहली बार किसी रीट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जजों की, 13 जजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये केशवानंद भारती मामला है 1973 का, 13 जजों की बेंच बुलाई गई थी। न्यायालय ने माना कि संविधान प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा, प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा माना जाएगा, और इसमें 368 जो क्या है, संविधान संशोधन को बताता है, संविधान संशोधन को बताता है। संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें संविधान संशोधन किया जा सकेगा, लेकिन एक शर्त रखा गया कि प्रीएम्बल में संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना उसको आप सुधार नहीं सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल संरचना, जो संविधान के प्रस्तावना है और संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बोल दिया। परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप बोलोगे तो आपका 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या, अखंडता। बात समझ आई। और फिर से एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला आया 1994 में, और 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अभिन्न अंग है। तो बेरूबारी ने इसको शुरू में मना किया था, 73 में केशवानंद ने इसको भाग माना, और बोम्मई जो आपका एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ था, है ना, तो उसमें फिर से इसको कहा गया कि प्रीएम्बल प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, उसका भाग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोम्मई। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? ये बोम्मई आया था ना एक बार, बोम्मई। अब देखो इसमें केशवानंद नहीं है, इसमें और कोई नहीं है, केशवानंद नहीं है ना, बेरूबारी नहीं है, तो इसको आंसर लेना है सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो फिर से ये आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, जनता। जनता इसका राजनीतिक शक्ति, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, एक बार और देख चुके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से आ गया, तो उस बात वही बोल रहा है, पॉलिटिकल सॉवरेन, तो ये भी जनता आ जाएगा, इसका आंसर जनता। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था 17 में, है ना। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। ये देख लीजिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं, कैसे सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलो देख लो। तो सबसे पहले क्या आएगा? न्याय आएगा, 1 नंबर, फिर स्वतंत्रता, फिर न्याय की स्वतंत्रता के बाद समानता, और लास्ट में भ्रातृत्व बंधुत्व आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये ना, ये तीसरा नंबर रहेगा। तो 1 2 3 4, 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय। देखो यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय, तो सबसे पहले न्याय आ गया। देखो न्याय आया, यहाँ लास्ट को पूछा है न्याय, न्याय के बाद क्या आया? स्वतंत्रता, फिर क्या आया? समानता, फिर क्या आया? बंधुता। 1 2 3 4, मैंने बोला आपको प्रियम्बल को रट लो। प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? प्रियम्बल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी चीज और क्या क्या है, कौन कौन से प्रस्तावना से संबंधित कथन है, कौन कौन किससे वाद है, इससे कौन कौन से इससे स्वरूप कैसा है, शक्ति कैसा है, ये सब बता दिया हूँ अलग से। लेकिन प्रियम्बल रटो और जो कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है ना, इसको देख लिए तो एक भी चीज और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? इसका आंसर क्या लिखे हैं? ले लिए ना इसका आंसर? डी आंसर ले लिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये होगा। आरआई में क्वेश्चन आया हुआ है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुता। चलिए बताइए, ये भी क्वेश्चन का है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बताइए। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 वही मारा ना, क्योंकि एक जैसा है बी। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर दिखा दीजिए। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में, मूल संविधान की प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्ष, क्योंकि इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। इसके साथ और क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, अखंडता, तीनों शब्द को। तो ये मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के थ्रू। कब? 1976 में। तो सी हो गया इसका आंसर। अब देख लो, सी के बाद देख लो क्या होगा। आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो कहां पर? प्रस्तावना में किया गया है और डीपीएसपी में किया गया है। प्रस्तावना और डीपीएसपी में किया गया है। 2022 का क्वेश्चन है, इसको ले लेना, ठीक है। तो इसका प्रियम्बल और डीपीएसपी हो जाएगा, न कि मौलिक कर्तव्य। आर्थिक न्याय का मौलिक कर्तव्य में कहां पर है बताओ?
नहीं है। बी हो गया, इसका आंसर क्या ले लिए, बी ना। चलो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? किसकी है जी, बताओ। सर्वोच्च स्थिति संविधान की है। ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, वो किसी और एग्जाम में आया था एक बार और देखे वो, ये किसी और एग्जाम, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये। 2 बार पूछ लिया, इसी में 2 बार बता दिया, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलो बताओ, इसका भारतीय कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बताओ। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हिदायतुल्लाह ने मूल आत्मा कहा। कौन कौन क्या क्या बोले हैं जानते हो ना? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। सी आंसर हो जाएगा, उद्देशिका इसका आंसर होगा। और यहां पर देखोगे तो एक चीज आता है मूल अधिकार में, 32 आर्टिकल। 32 आर्टिकल, ये 32 आर्टिकल को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ओके, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, ये संवैधानिक उपचार ना, ये लिखा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यही है आर्टिकल 32। वो अंबेडकर जी ने कहा है आर्टिकल को, विशेष संविधान का प्रियम्बल के बारे में जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? बताओ क्या थी, क्या थी 26 जनवरी 1950? यही था, ये था, ये था, क्या था? पंथ निरपेक्ष था? नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? ये गलत, तो हो गया ना आंसर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, तो ये बाद में जुड़ेगा। और ये 1950 तक बोल रहा है, 1976 में ये सब जुड़ेगा ना जी। अगर 1976 के बाद बोला जाए तो ये आ जाता, ये 1976 के बाद बोला जाए तो ये आ जाता। लेकिन 50 की स्थिति में संविधान की स्थिति क्या थी? तो ये था, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी ये नहीं जुड़ा था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको लेना है। कब कब क्या हुआ ये जान गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। बात समझ रहे हो? ये समझ आ गया तो क्लियर है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन है? इजीली मत सोचो, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2021, 3-4 साल पहले, क्या 4 साल पहले भारत के देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? प्रीएम्बल क्या बोलता है? चलो देखो, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये गलत है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है, ये भी गलत है। और इसका संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये सही होगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक, ये सब जो प्रियम्बल का जो पार्ट है, प्रियम्बल दिया गया है, इन सब का उल्लेख किसी न किसी भाग में है, इन सब का उल्लेख किसी न किसी भाग में है। तो इन सब भाग के अलावा इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, अलग से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बात समझ रहे हो? ये सब भाग का 22 भाग है ना, इन सब भाग का समराइज है, समराइज है ये।
तो जब इन सब में प्रभाव हो जाएगा तो इसमें और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस कारण इसका आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का बिल्कुल पार्ट है, लेकिन स्वतंत्र होकर, अन्य भाग से अलग होकर इसका कोई विधिक प्रभाव, ये सबको छोड़कर इसका अलग से इंप्लीमेंटेशन कहीं पर नहीं बोल सकते, क्योंकि समता की बात करता है। तो समता की बात कौन से आर्टिकल में है वो दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता ही है वो। यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात करता है तो वो भी किसी न किसी भाग में है। यहां पर इक्वलिटी की बात करेगा, धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, विचार की बात करेगा, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बताता है, तो किसी न किसी भाग से जुड़ा हुआ है। उस भाग में जब ऑलरेडी प्रभाव पड़ रहा है तो संविधान के भाग का अलग उल्लेख और नहीं उसके अलावा। अगर वहां पर उल्लेख ने सीधा सीधा इसको उसके परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाए तो बात बन सकता है, ठीक है। तो इस कारण इसका आंसर ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। हम लोग 25 में है और 20 का क्वेश्चन है, 5 साल पुराना क्वेश्चन यूपीएससी में। 21 का भी क्वेश्चन दिया आपको, 21 का भी क्वेश्चन दिया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रीएम्बल से क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। और ये बताइए, ये प्रीएम्बल में जो बताया हूं उसमें नहीं समझ आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? प्रीएम्बल से ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? अगर प्रीएम्बल को आप जानते हो, प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या हुआ है उस चीज को जानते हो, प्रीएम्बल पढ़ लो। प्रीएम्बल में कब कब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हुआ ये जान लो। प्रीएम्बल के बारे में लोगों ने क्या कहा ये जान लो। प्रीएम्बल से क्या क्या पता चलता है, प्रीएम्बल से स्रोत क्या पता चलता है, स्वरूप पता चलता है, पावर पता चलता है, शक्ति किसमें निहित होती है, ये सब पता चलता है। बात समझ में आ रही? तो इन सब को जान लोगे, फिर बचा क्या, बचा क्या, सब बन रहा है क्वेश्चन। देखो इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, स्टेट पीएससी का क्वेश्चन आ गया, अदर स्टेट से संबंधित क्वेश्चन आ गए, व्यापम के सारे क्वेश्चन आ गए, बचा क्या? तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप समझ गए। इस टॉपिक में हम लोग जो डील किए हैं उससे और कुछ बच रहा है क्या, ये भी आपको पता चल जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, इससे बन जाएगा सब। तो और बुक पढ़ने के अलावा आप इसी को 2-3 बार देख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। एमसीक्यू कैसे बनता है ये भी काम बन जाएगा, अलग से एमसीक्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग पढ़ना सीखो ना जी, पढ़ना ही नहीं आता आप लोग। अभी देखो, और अभी एग्जाम नहीं है, किसी एग्जाम नहीं है, अभी एग्जाम थोड़ा दूर में है, 2-3 माह बाद है, लोग पढ़ नहीं रहे, कोई आपका त्यौहार फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और उसी में निकल जा रहा है दिन। तो आप लोग खाली समय में, जब एग्जाम नहीं रहता उस समय में कौन पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होता है। एग्जाम के समय में तो हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, समझ आ रहा है। तो और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि नहीं देख लेते हैं। तो और ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक है। तो आज के लिए इतना ही, और है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे जितने भी पिछले लेक्चर, ये शायद 5वां या 6वां लेक्चर है और इससे संबंधित लेक्चर डल चुका है, उसको सीक्वेंस से देखना है तो प्लेलिस्ट में चली जाइएगा। इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। अगर जियोग्राफी को आप इसी तरीके से कवर करना चाहते हो तो जियोग्राफी का पूरा वीडियो डल चुका है। छत्तीसगढ़ भी एक तरफ चल रहा है हमारा, ये एमसीक्यू सीरीज के थ्रू ही हम लोग आपका प्रीलिम्स कंप्लीट रूप से, व्यापम कंप्लीट रूप से, व्यापम और प्रीलिम्स दोनों का जीएस सेक्शन हम लोग कंप्लीट रूप से तैयारी करा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को देखिए। 1 घंटे का वीडियो रहता है, मुश्किल से 1 घंटा डेली देना है आप लोग को, आपका कंप्लीट रूप से जीएस तैयार हो जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।